नमस्ते और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान के छात्रों के रूप में हम अक्सर विचारधाराओं के बनने और बिगड़ने की कहानियां पढ़ते हैं, राइट? लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई पुरानी किताब का चैप्टर नहीं है, बल्कि दुनिया में इसी वक्त घट रही एक बहुत बड़ी घटना है, पारंपरिक कम्युनिस्ट शासन का वैश्विक पतन। हम देखेंगे कि कैसे भारत के कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव हजारों किलोमीटर दूर बैठी दुनिया की महाशक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों को पलट कर रख देते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, भारत का ऐतिहासिक चुनावी बदलाव। दूसरा, अमेरिकी राजनीतिक बयानबाजी का विश्लेषण। तीसरा, अरबपति और राज्य नियंत्रण। चौथा, चीन का हाइब्रिड आर्थिक मॉडल। और अंत में वैश्विक पतन और क्यूबा की स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, भारत का ऐतिहासिक चुनावी बदलाव और एक बदलता घरेलू परिदृश्य। शुरुआत हम अपने देश यानी भारत में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से करते हैं। 59, जी हाँ 59 साल। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पिछले लगभग 6 दशकों में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब देश का कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आधिकारिक तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित नहीं है। एक समय था जब वामपंथी दलों का भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े हिस्से पर गहरा दबदबा था, लेकिन आज ये जो शून्य का आंकड़ा है ना, ये भारतीय राजनीति में सच में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अब जरा इस बदलाव के पैटर्न को देखिए। जो राज्य कभी कम्युनिस्ट पार्टियों के अभेद्य किले माने जाते थे, वो अब बिल्कुल अलग विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के पास चले गए हैं। पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां दशकों तक एक छत्र राज था, वो ऐतिहासिक गढ़ अब बीजेपी के पास चला गया। और दूसरी तरफ केरल, जो 1967 के बाद पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन के पास गया है। मतलब ये साफ है कि पारंपरिक कम्युनिस्ट नीतियां अब मतदाताओं को उस तरह से अपनी ओर नहीं खींच पा रही हैं जैसे वो पहले किया करती थीं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। भारत में हुए स्थानीय चुनावी बदलाव का हजारों मील दूर बैठे अमेरिका की राजनीतिक बयानबाजी पर क्या असर पड़ता है? मतलब कनेक्शन क्या है? दरअसल वैश्वीकरण के इस दौर में जब किसी बड़े लोकतांत्रिक देश में कोई वैचारिक बदलाव आता है तो अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक और राजनेता उसे बहुत करीब से मॉनिटर करते हैं। सेक्शन 2, अमेरिकी राजनीतिक बयानबाजी का विश्लेषण, या फिर कहें साम्यवाद शब्द का एक हथियार की तरह इस्तेमाल। आइए देखते हैं अमेरिका में क्या हो रहा है। इस कोट को पढ़िए। अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक मार्क डॉब्स भारत के चुनावों परिणामों पर कहते हैं, सभी राज्य सरकारों से कम्युनिस्टों को बाहर निकालने के लिए भारत को बधाई। हाँ, हम इतने मूर्ख हैं। यह एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे विदेशी चुनाव परिणामों का इस्तेमाल अमेरिका में घरेलू वोटिंग पैटर्न पर ताना मारने के लिए किया जाता है। मीडिया नैरेटिव्स अक्सर ये दिखाते हैं कि देखिए, एक विकासशील देश भी साम्यवाद को नकार रहा है, जबकि अमेरिका में कुछ लोग उसी ओर बढ़ना चाह रहे हैं। अमेरिका की चुनावी बयानबाजी में अक्सर स्थानीय नीतियों के मतभेदों को सीधे ग्लोबल कम्युनिस्ट लेबल चिपका दिया जाता है। उदाहरण के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ही ले लीजिए। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के राजनेता जोरान ममदानी को उनकी टैक्स पॉलिसीज की वजह से बार बार कम्युनिस्ट मेयर कहा है। अब मजेदार बात यह है कि ममदानी आधिकारिक तौर पर किसी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं है, फिर भी इस शब्द को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि शीत युद्ध के दौर वाला वो पुराना डर लोगों के मन में फिर से जगाया जा सके। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कहा क्यों? इसके पीछे एक खास आर्थिक नीति थी। जोरान ममदानी ने एक बड़ा बयान दिया था कि अरबपतियों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। यहां उनका मतलब उन लोगों से था जिनकी संपत्ति 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने न्यूयॉर्क में इन अति अमीरों पर एक्स्ट्रा वेल्थ टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। अब आप खुद सोचिए, अमेरिका जैसा देश जिसकी पूरी नींव ही फ्री मार्केट और पूंजीवाद पर टिकी है, वहां ऐसे धन पुनर्वितरण यानी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बातें तो सीधे तौर पर टकराव पैदा करेंगी ना। और यहीं से जन्म होता है इस मूल सिद्धांतिक टकराव का, जिसे आप राजनीति विज्ञान में अक्सर पढ़ते हैं। बाईं ओर देखिए, पूंजीवादी दृष्टिकोण। इनका मानना है कि अगर आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मार्केट का कंपटीशन और इनोवेशन खत्म हो जाएगा। जबकि दाईं ओर कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो कहती है कि एक ही इंसान के पास अंधाधुंध पैसा होना न सिर्फ अनावश्यक है बल्कि अनैतिक भी है, और समानता लाने के लिए राज्य को इसे बांटना चाहिए। सेक्शन 3, अरबपति और राज्य नियंत्रण। थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन रियलिटी में आधुनिक राज्य इन अरबपतियों को कैसे हैंडल करते हैं? चलिए देखते हैं।
अगर हम एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो कॉन्ट्रास्ट एकदम साफ है। भारत में एक फ्री मार्केट सिस्टम है जो राज्य के कम हस्तक्षेप के कारण आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों को पैदा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है चीन। वहां का राज्य सिस्टम अत्यधिक धन को एक खतरे की तरह देखता है। चीनी सरकार वहां सीधे दखल देती है, भारी टैक्स लगाती है और अरबपतियों की ग्रोथ को लिमिट में रखती है। उनका मकसद एक तरह की अनिवार्य विनम्रता और राज्य का सुप्रीम कंट्रोल बनाए रखना है। सेक्शन 4, चीन का हाइब्रिड आर्थिक मॉडल। अब सवाल यह है कि अगर चीन कम्युनिस्ट है तो वहां अरबपति आए कहां से? इसका जवाब है हाइब्रिड कम्युनिज्म। ये 20वीं सदी के उस पुराने सोवियत मॉडल से बिल्कुल अलग है जहां सरकार ही सब कुछ बनाती और बेचती थी। चीन का ये अनूठा मॉडल एक गजब का मिक्सचर है। इसमें पॉलिटिकल कंट्रोल तो पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का है, लेकिन अर्थव्यवस्था चलाने के लिए उन्होंने पूंजीवाद और निजी कंपनियों को पूरी छूट दे रखी है। मतलब आप करोड़ों अरबों कमा सकते हैं, बस पार्टी की सत्ता को चुनौती मत दीजिए। और इस हाइब्रिड मॉडल की सफलता के सबसे बड़े सबूत हैं ये ग्लोबल टेक जाइंट्स BYD, Xiaomi, OnePlus। इन नाम तो आपने सुने ही होंगे। सबसे अहम बात यह है कि ये कोई सरकारी कंपनियां नहीं हैं, ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियां हैं जो एक कम्युनिस्ट ढांचे के अंदर काम कर रही हैं। चीन को ये बात समझ आ गई थी कि ग्लोबल पावर बनना है तो पूंजीवाद के इंजन तो चाहिए ही होंगे। बस उस इंजन का स्टीयरिंग व्हील पार्टी ने अपने हाथों में रखा है। सेक्शन 5, वैश्विक पतन और क्यूबा। चीन की इस सफलता के बाद आइए जरा मैक्रो लेवल पर पारंपरिक कम्युनिस्ट लाग्यों का भविष्य देखते हैं। सिर्फ 4। जी हां, एक दौर था जब दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर साम्यवाद का राज था। लेकिन आज पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश बचे हैं जहां आधिकारिक रूप से कम्युनिस्ट सरकारें हैं। ये अकेला नंबर इस विचारधारा के ग्लोबल पतन को बहुत ही शक्तिशाली तरीके से बयां करता है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये पतन शीत युद्ध के बाद से लगातार जारी है। 1991 में अल्बानिया और बुल्गारिया जैसी पूर्वी यूरोपीय सरकारों के गिरने के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ, वो आज सिर्फ चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया और वियतनाम तक सिमट कर रह गया है। और इन बचे हुए 4 देशों में से भी क्यूबा इस वक्त एक बहुत ही गहरे संकट से गुजर रहा है। भारत में तो बदलाव चुनावों के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से हो गया, लेकिन क्यूबा का पारंपरिक मॉडल बुरी तरह फेल हो रहा है। वहां गरीबी बढ़ रही है, कोई विपक्षी पार्टी नहीं है, और हाल ही में कम्युनिस्ट मुख्यालयों के खिलाफ जो बड़े प्रदर्शन हुए हैं वो साफ दिखाते हैं कि वहां की जनता अब इस सिस्टम से हताश हो चुकी है। चीन की तरह कोई हाइब्रिड मॉडल ना होने का खामियाजा क्यूबा को भुगतना पड़ रहा है। अब इस पूरी सिचुएशन को अमेरिकी विदेश नीति के नजरिए से देखिए। अमेरिकी रणनीतिकारों के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है। उनकी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह है। पहला, दुनिया भर में हो रहे कम्युनिस्ट पतन को बारीकी से मॉनिटर करना। दूसरा, क्यूबा की उस आर्थिक बदहाली का कूटनीतिक फायदा उठाना। तीसरा, जनता के विद्रोह को हवा देना। और चौथा, फाइनली वहां एक अमेरिका समर्थक पूंजीवादी सरकार बनवाने के लिए जोर लगाना। वे इसे कोल्ड वॉर की आखिरी बची हुई निशानी को मिटाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद जो सबसे बड़ा और सबसे विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि एक तरफ चीन का हाइब्रिड मॉडल पूंजीवाद का हाथ थामकर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ क्यूबा जैसे पारंपरिक मॉडल पतन की कगार पर हैं। तो क्या आने वाले अगले 1 दशक में दुनिया के नक्शे से सख्त और पारंपरिक कम्युनिस्ट शासन पूरी तरह से गायब हो जाएगा? भारत के चुनाव परिणाम और अमेरिका की आक्रामक नीतियां तो इसी ओर इशारा कर रही हैं। क्या हम सच में इतिहास की एक बहुत बड़ी विचारधारा के अंतिम अध्याय के गवाह बन रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।